अभी तक के जो वीडियोस थे उन वीडियोस में हमने बात की है कि पदार्थ है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, पदार्थ की अवस्थाओं में किस तरह से परिवर्तन होता है। फिर पदार्थ के बारे में लोगों के आगे जानने की इच्छा हुई कि ये पदार्थ है वो किससे मिलकर बनता है। अलग अलग साइंटिस्टों, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए और प्रयोग करके पता किया कि पदार्थ है वो बहुत ही छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनता है और उन सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु और अणु के बारे में, जिसमें पहला है परमाणु की संरचना की। परमाणु है वो कैसा दिखाई देता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। इसे हम पदार्थों का रासायनिक संगठन कह सकते हैं। पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या है, यदि हम पदार्थ को छोटा करते जाएं, कोई भी पदार्थ ले और उसको हम आगे छोटा करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इसके बाद वो और अधिक छोटा नहीं होता और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को परमाणु कहा जाता है। परमाणु क्या है, परमाणु किसी भी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक परिवर्तन में तो भाग लेता है लेकिन जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाएगी, परमाणु कहलाएगी। परमाणु की खोज है वो डाल्टन ने की थी 1803 में और उन्होंने साथ में परमाणु सिद्धांत भी दिया था। भारतीय मान्यता अनुसार भारत के लोग मानते हैं कि परमाणु की खोज है वो किसने की थी, महर्षि कणाद ने की थी और उन्होंने इसे नाम क्या दिया, कण। तो भारत के लोग मानते हैं कि परमाणु की खोज है वो महर्षि कणाद ने की थी और उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया, कण नाम दे दिया। लेकिन विज्ञान के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया कि पदार्थ सारे के सारे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर बनते हैं और फिर उन्होंने अपना सिद्धांत भी दिया जिसे हम परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु की व्याख्या के लिए सिद्धांत दिया था और यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियमों के आधार पर दिया गया था, तो वो रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पर दिया गया था। और डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो दो नियमों की अच्छी तरह से व्याख्या करता है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। इन दो नियमों की युक्ति संगत व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत करता है। डाल्टन ने क्या कहा था, यानी कि इस परमाणु सिद्धांत में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही थी, तो पहला है प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बनता है। जितने भी अपने अड़ोस पड़ोस के पदार्थ है वो सारे के सारे पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणु को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई ही परमाणु कहलाती है, परमाणु को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। हालांकि अब ये कथन है वो असत्य है क्योंकि अब हम जानते हैं परमाणु को और अधिक छोटा किया जा सकता है, परमाणु को अपरमाणविक कणों में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन तब तक यही मान्यता थी कि परमाणु को और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु अजर है, परमाणु अमर है। परमाणु न तो उत्पन्न हो सकता है और न ही परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। आपने एक तत्व ले लिया, जैसे सोना ले लिया है, तो सोने के टुकड़े हैं, इस टुकड़े में यहाँ जो परमाणु है और यहाँ पर जो परमाणु है, ये परमाणु क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि एक तत्व के सभी परमाणु है वो द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में कैसे होते हैं, समान। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि एक ही तत्व जो दिया गया है उस तत्व के सभी परमाणु है, उन सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण है वो एक जैसा ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। आपने दो अलग अलग तत्व ले लिए हैं, एक तो आपने लोहा ले लिया है और दूसरा आपने सोना ले लिया है। तो लोहे के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सोने के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म से अलग होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात
अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अलग अलग तत्व के जो परमाणु है वो आपस में मिल जाते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, यौगिक का। जैसे हाइड्रोजन तत्व है, इस हाइड्रोजन तत्व के परमाणु प्लस के ऑक्सीजन तत्व के परमाणु आपस में मिलकर जल का निर्माण कर देते हैं और जल क्या है, एक यौगिक है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब जल ले लिया है तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनकी सापेक्ष संख्या है वो कैसी होगी, निश्चित रहेगी, फिक्स रहेगी। हाइड्रोजन है वो 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में संयोग करके किसका निर्माण कर देंगे, जल का निर्माण कर देंगे। अब बात कर लेते हैं ये परमाणु है वो किससे मिलकर बनता है, परमाणु की संरचना क्या है। भाई डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दे दिया, तब डाल्टन से पूछा गया कि ये परमाणु किससे मिलकर बनता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो डाल्टन ने इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं की। भविष्य में अलग अलग साइंटिस्टों हैं, उन्होंने खोजबीन की और खोजबीन करके अलग अलग साइंटिस्टों में नाम किसका आता है, तो थॉमसन का आता है, जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का आता है, जेम्स चैडविक और गोल्डस्टीन का आता है, जिन्होंने अलग अलग प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर परमाणु की संरचना की क्या की, व्याख्या की। क्योंकि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु है उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन भविष्य के जो प्रयोग थे उन प्रयोगों से स्पष्ट हो गया कि परमाणु है उसको और अधिक छोटा किया जा सकता है। परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोल होता है, और इसका जो सेंटर पार्ट है वो सेंटर पार्ट ठोस और कठोर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। तो ये सेंटर पार्ट है, ये ठोस और कठोर है और इसे क्या कहा जाएगा, नाभिक कहा जाएगा। नाभिक धनावेशित होता है, अर्थात इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित होता है। इस नाभिक के अंदर 2 मूल कण रहते हैं, एक तो रहता है प्रोटॉन और दूसरा कौन सा रहता है, न्यूट्रॉन। एक और मूल कण है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इस तरह नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता रहता है, और इन निश्चित वृत्ताकार मार्ग को क्या कहा जाता है, कक्षा। का परमाणु गोलाकार होता है, इसका आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर होता है। एक परमाणु का आकार जनरली सामान्यतः कितना होता है, तो वो होता है 10⁻8 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं हम 10⁻10 मीटर। ये दोनों इकाइयां हैं वो बराबर ही है, 10⁻10 मीटर या फिर 10⁻8 सेंटीमीटर, ये दोनों इकाइयां बराबर है, इक्वल है। इसका केंद्रीय भाग अत्यधिक ठोस होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का केंद्रीय भाग ठोस होता है, धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक है उसके बारे में हमें बताया था रदरफोर्ड ने एक प्रयोग द्वारा, जिसे हम कहेंगे स्वर्णपन्नी प्रयोग या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। शेष भाग खोखले गोले के समान होता है। नाभिक को छोड़कर परमाणु का जो शेष भाग है वो खोखला होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं एवं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के अंदर 2 अवपरमाण्विक कण पाए जाते हैं, 2 मूल कण पाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहेंगे। एक मूल कण और पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। इन कणों को परमाणु के मूल कण भी कहा जाता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया जाएगा, न्यूक्लियॉन कहा जाएगा। तो परमाणु है, उस परमाणु का आकार कैसा होता है, तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है। कितना होता है, 10⁻10 मीटर या फिर 10 हम क्या कह सकते हैं, 10⁻8 सेंटीमीटर। ये दोनों है, मीटर सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻10 आ जाता है। ये दोनों इकाइयाँ बराबर हैं। परमाणु है, इसका केंद्रीय भाग है वो ठोस और कठोर होता है, और इस केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, तो इस केंद्रीय भाग को नाम दिया जाता है नाभिक। नाभिक है, इस नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और रदरफोर्ड ने स्वर्णपन्नी प्रयोग द्वारा
की थी। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक का आकार होता है। नाभिक के अंदर दो आदमी रहते हैं, एक तो रहता है नारणाराम और दूसरा कौन सा रहता है? पूर्णमाराम। नारणाराम से कौन हो जाएगा? तो नारणाराम से हो जाएगा न्यूट्रॉन और पूर्णमाराम से कौन हो जाएगा? पूर्णमाराम से हो जाएगा प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनको परमाणु के मूल कण भी कहा जाता है। और ये दोनों मूल कण कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर। एक इनका और भाई है जिसका नाम है ईसराराम, जिसको इन्होंने घर से निकाल दिया है बाहर। ये घर के चारों ओर क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। तो ईसराराम से कौन हो जाएगा? ईसराराम से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु है, इस परमाणु के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन है, इनको क्या कह दिया जाएगा? न्यूक्लियॉन कह दिया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन है यानी कि ईसराराम है, इसको घर से बाहर क्यों निकाला है? क्योंकि ये जो पूर्णमाराम है अर्थात प्रोटॉन है, ये कमाऊ पूत है, ये धन कमा के लाता है। धन कमा के लाता है अर्थात इसके ऊपर क्या लगा होता है? प्लस लगा होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नारणाराम बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है, न तो किसी से लेना न किसी को देना, अर्थात न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ईसराराम बड़ा खतरनाक है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, अर्थात इलेक्ट्रॉन है वो कमाता कुछ नहीं है, खर्च ज़्यादा करता है, और खर्च ज़्यादा करता है तब ये इसके ऊपर क्या लगा होता है? इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा होता है, क्योंकि ये क्या देता है? घाटा देता है, माइनस चार्ज लिए हुए होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, और न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है? उदासीन। अब इनके ऊपर कितना आवेश होता है और इनकी खोज किसने की थी ये भी पूछा जाता है। तो इनकी खोज के लिए आप याद रख सकते हैं, ईंटों पर गोपो नाचे। ईंटों पर गोपो नाचे, ये ट्रिक है वो आप याद रख सकते हैं। और इसमें हो जाएगा ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टॉ से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। पर से ये परमाणु में पाए जाते हैं, गो से हो जाएगा गोल्डस्टीन, और पो से हो जाएगा प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। अब इनके ऊपर आवेश और द्रव्यमान है, इनको हम एक टेबल के अंदर देख लेते हैं। परमाणु के मूल कण में पहला मूल कण आ गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे लिखा जाता है? ई से लिखा जाता है। इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? जे थॉमसन। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है ऋणावेशित होती है, और इसके ऊपर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 × 10⁻−19 कूलाम। कूलाम है वो आवेश का मात्रक है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये द्रव्यमान किलोग्राम में लिखा हुआ है, 9.1 × 10⁻31। अगर इसी द्रव्यमान को लिखना है AMU में, क्योंकि द्रव्यमान है उसको एटॉमिक मास यूनिट में भी लिखा जाता है, तो इसका द्रव्यमान AMU में हो जाएगा 0.0005 AMU। एटॉमिक मास यूनिट AMU में भी लिखा जाता है। दूसरा प्रोटॉन। प्रोटॉन को किससे दर्शाया जाता है? P से। खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इसकी प्रकृति होती है धनावेशित। आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ये किलोग्राम है। एटॉमिक मास यूनिट में हो जाएगा 1.007 AMU। फिर तीसरा आ जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को N से लिखा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। प्रकृति होती है उदासीन। आवेश का मान होता है 0। इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। और इसको भी अगर AMU में लिखना है तो AMU में हो जाएगा 1.008 AMU। AMU में हो जाएगा 1.008 AMU।
यू। कुछ स्पेशल फैक्ट है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने कौन सी किरणों के रूप में की थी? एनोड किरणों के रूप में की थी, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसकी गणना मिलीकन ने अपने एक प्रयोग द्वारा की थी, जिस प्रयोग को हम तेल बिंदुक प्रयोग द्वारा जानते हैं। और इन सभी में सबसे भारी मूल कण कौन सा है? तो सबसे भारी मूल कण न्यूट्रॉन है। इन सभी मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी मूल कण कौन सा है? तो वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है प्रोटॉन से। कितना होता है? 1.008 AMU, जबकि प्रोटॉन कितना है? 1.007 AMU। इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान सभी की तुलना में बहुत ही कम होता है। इसके द्रव्यमान को नगण्य माना जाता है। परमाणु के सभी गुणधर्म इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। एक परमाणु के सभी रासायनिक गुणधर्म है वो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। न्यूट्रॉन का एंटीकण या प्रतिकण पॉजिट्रॉन को कहते हैं, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट न्यूट्रिनो की खोज है वो पाउली ने की थी। परमाणु के द्रव्यमान को एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है, जिसको AMU कहा जाता है। और इसको जब भी लिखा जाता है तो वो किससे लिखा जाता है? म्यू से लिखा जाता है। पाई मैसॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी युकावा ने की थी। युकावा ने कहा था कि भविष्य में पाई मैसॉन नामक कण भी खोजा जाएगा। इनको भी जैसे मूल कण है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके अलावा कुछ और परमाणु कण है, जैसे पाई मैसॉन है, क्वार्क है, बोसॉन है, या फिर एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रिनो है और पॉजिट्रॉन है। इनको भी परमाणविक कण कहा जाता है। तो क्वार्क और बोसॉन वे बुनियादी कण हैं जिनसे दूसरे भारी अवपरमाणविक कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि बने हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि का निर्माण किससे होता है? क्वार्क और बोसॉन कणों से होता है। एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन का प्रतीक कौन है और इसकी खोज किसने की थी? सीगर ने। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। एक परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने के उतने एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन है उसको त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तब इस परमाणु के ऊपर धनावेश आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस दूसरे किसी परमाणु के पास जाता है तो जिस परमाणु के पास जाएगा उस परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अर्थात उस पर ऋणावेश आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उन प्रोटॉनों को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और इस परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के Z से दर्शाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि Z बराबर क्या हो जाएगा? P मतलब प्रोटॉन की संख्या। एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उसे उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहेंगे। यदि नाभिक में 13 प्रोटॉन उपस्थित है तो इसका मतलब है कि उसके Z बराबर कितना हो जाएगा? 13, अर्थात उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 13। यदि एक परमाणु के नाभिक में 25 प्रोटॉन उपस्थित है तो इसका मतलब उसका परमाणु क्रमांक भी कितना हो जाएगा? 25। यदि आपको ऐसा कह दिया जाए कि एक परमाणु का परमाणु क्रमांक यानी कि Z बराबर 17 है तो इसका मतलब है कि उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 17 ही होगी। तो यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 13 है तो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 13 होगा। ध्यान रखना, एक उदासीन परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि Z बराबर क्या हो जाएगा? Z बराबर E हो जाएगा, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है एक उदासीन परमाणु में बराबर होते हैं। तो एक परमाणु में जितनी संख्या में प्रोटॉन होगा उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉनों पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इस कारण एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन का मतलब है कि परमाणु पर न तो धनावेश होता है और न ही
ऋणावेश होता है। तो परमाणु क्रमांक Z बराबर कह सकते हैं नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि Z बराबर होगा P या फिर Z बराबर क्या होगा E। क्यों होगा? क्योंकि P और E है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक उदासीन परमाणु में। या फाइनली हम कह सकते हैं कि Z यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर होगा P के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा E के इलेक्ट्रॉन की संख्या के। यदि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है तो इसका मतलब है कि उसका परमाणु क्रमांक है वो भी कितना होगा 9, और उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी 9 ही होगी। नेक्स्ट आ जाता है द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होगा, उसे हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। और द्रव्यमान संख्या को किससे दर्शाया जाता है? A से दर्शाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं A बराबर हो जाएगा P प्लस के N। A बराबर हो जाएगा P प्लस के N। A क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में यदि प्रोटॉन की संख्या 6 हो और न्यूट्रॉन की संख्या 7 हो तो इसका मतलब है कि उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 13। 13 क्यों होगा? क्योंकि हम प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे। तो हम कह सकते हैं कि A बराबर हो जाएगा P प्लस के N, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A बराबर Z प्लस के N। क्यों? क्योंकि P है प्रोटॉन की संख्या और Z है परमाणु क्रमांक। P और Z हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो A बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस के न्यूट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ये तीनों हमेशा होते हैं बराबर। यदि किसी परमाणु के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और 6 ही आपको न्यूट्रॉन दिए गए हैं तो इसका मतलब है कि उसके द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगी। यदि आपको किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या दी है कि द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु की है वो 14 दी गई है और उसके अंदर परमाणु क्रमांक या Z बराबर 7 दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी कि Z बराबर 7 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 7। और A बराबर आपको दिया हुआ है 14, द्रव्यमान संख्या 14 दी गई है तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 14। प्रोटॉन की संख्या 7 है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। किसी भी परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को किस तरह दर्शाया जाता है? XZA के रूप में दर्शाया जाता है, जहां Z बराबर परमाणु क्रमांक है, A बराबर द्रव्यमान संख्या है और X बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। तो अर्थात परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को किसी परमाणु के लिए किस तरह लिखा जाता है? तो वो लिखा जाता है X के यहाँ नीचे की तरफ लिख दिया जाता है Z और ऊपर की तरफ इस साइड में या इस साइड में A लिख दिया जाता है। या तो इस साइड में लिख दिया जाता है या इस साइड में लिख दिया जाता है, A लिख दिया जाता है। यहाँ पर Z बराबर क्या है? तो Z बराबर है परमाणु क्रमांक। Z बराबर क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। फिर A बराबर क्या हो जाएगा? तो A बराबर यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। A बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। और X, तो X यहाँ पर कोई भी परमाणु है, यहाँ कोई भी परमाणु हो सकता है, जैसे कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं 8, 16। अब यहाँ पर Z बराबर कितना है? तो यहाँ Z बराबर हो जाएगा 8 और A बराबर कितना है? तो A बराबर हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि Z है उसको हम नीचे की साइड लिखते हैं और जो A है उसको ऊपर की तरफ लिखा जाता है। अब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जितना Z होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। Z 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 8। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या 16 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है तो बचे हुए किसकी संख्या हो जाएगी? 8 संख्या हो जाएगी न्यूट्रॉन की। इसी तरह C6
14, C6 14 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर Z बराबर कितना हो जाएगा 6, A बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और P बराबर कितना हो जाएगा, तो जितने Z होंगे उतना P होगा। Z बराबर 6 है तो P बराबर भी 6 हो जाएगा। N बराबर, तो N प्लस के P का योग है वो द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या 14 है, P प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ली जाए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 6। नेक्स्ट आ जाता है परमाणु द्रव्यमान। वो परमाणु की द्रव्यमान संख्या थी, ये परमाणु द्रव्यमान है। किसी परमाणु उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान दिया हुआ है उनके योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। और परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU होती है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस के हम कर देंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्लस के हम कर देंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इनके द्रव्यमानों का योग किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कह सकते हैं। और इसकी इकाई क्या हो जाएगी AMU, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि एक तत्व, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान अथवा हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। हम क्या कर लेते हैं, किसी भी एक परमाणु के द्रव्यमान को स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर लेते हैं। जैसे कार्बन 12 का कर लिया, कार्बन 12 का जितना द्रव्यमान है उसको हमने 1 किलो मान लिया। जैसे 1 किलो का बाट है, उसी तरह हमने कार्बन 12 के जो द्रव्यमान है उसको हमने बाट के रूप में यूज कर लिया। अब इस बाट की तुलना में, कार्बन 12 की तुलना में कौन सा परमाणु कितना भारी है वो उसका क्या हो जाएगा परमाणु भार हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार है वो कितना होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40, नियोन का 20। ये कुछ तत्वों के परमाणु भार दर्शाए गए हैं। वैसे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान एक परमाणु के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन का तो वैसे ही नगण्य होता है द्रव्यमान, तो प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, द्रव्यमान का योग कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इन दोनों द्रव्यमान को जोड़ते हैं तब हमें उस परमाणु का द्रव्यमान प्राप्त होता है। मान लीजिए आपको कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो कार्बन है उसको लिखा जाता है C612 से। C612 का मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 6 हो जाएगा और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, तो द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगी। 6 परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 6, द्रव्यमान संख्या 12 है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अर्थात इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 6 ही क्या पाए जाते हैं न्यूट्रॉन। अब अगर इसको इसका द्रव्यमान या इसका परमाणु भार निकालना है तो हम कहेंगे अगर इसका हमें परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो हम 6 प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस के 6 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग करेंगे। 6 प्रोटॉन प्लस के 6 न्यूट्रॉन यानी कि 6 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान हो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और प्लस के कर देंगे 6 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हम इस तरह हम इन तत्वों का परमाणु भार या फिर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। दूसरे तत्वों का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ज्ञात करने के लिए हम कार्बन 12 है, इस कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं, एक स्टैंडर्ड इकाई मान लेते हैं। अगला आ जाता है आवोगाद्रो संख्या। किसी भी पदार्थ की 1 मोल मात्रा ली जाए, 1 मोल एक नंबर है, मोल क्या है एक नंबर है, तो किसी भी पदार्थ की 1 मोल मात्रा ली जाए तो परमाणुओं की संख्या उसमें हमेशा क्या रहती है निश्चित रहती है। और वो कितनी रहती है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसी संख्या को क्या कहा जाता है आवोगाद्रो। जैसे 1 दर्जन, 1 दर्जन क्या एक नंबर है, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं। उसी प्रकार 1 मोल का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23। आप कहोगे कि मैंने 1 दर्जन बुक खरीदी है, तो 1 दर्जन बुक का मतलब आपने कितने बुक खरीदी है 12।
अगर आपसे आप ये कहें कि मैंने 1 मोल बुक खरीदी है, तो इसका मतलब है कि आपने कितनी बुक्स खरीदी है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 बुक्स खरीदी है। यानी कि आवोगाद्रो संख्या क्या है, आवोगाद्रो संख्या है 6.022 इंटू 10 की घात 23। इसे 1 मोल भी कहा जाता है। अब परमाणु है वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग कर लेता है, दूसरे या दो से अधिक से भी कर लेता है, संयोग करके अणु का निर्माण कर देता है। अणु स्वतंत्र रह सकता है, किसी भी पदार्थ की स्वतंत्र इकाई अणु कहलाती है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु कहलाती है, लेकिन सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई अणु कहलाती है। परमाणु सामान्यतः स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते तथा दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ संयोग करते हैं, तथा परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। एक ही तत्व के परमाणु या एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ संयोग करके अणु का निर्माण कर देते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन के परमाणु संयोग करके हाइड्रोजन का एक अणु H2 बना देते हैं। 2 ऑक्सीजन के परमाणु संयोग करते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु बना देते हैं। 2 नाइट्रोजन के परमाणु संयोग करके नाइट्रोजन का एक अणु बना देते हैं। एक नाइट्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु दोनों जुड़कर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं। 2 हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर जल का H2O बना देते हैं, यानी कि वाटर, जल का एक अणु निर्माण कर देते हैं। नाइट्रोजन का एक परमाणु 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। उसी तरह कार्बन का एक परमाणु 2 ऑक्सीजन के परमाणु के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बना देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है। तो ये परमाणु की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे समस्थानिक और समभारी के बारे में।